हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत में प्राचीन इतिहास की कला एवं संस्कृति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कटफिसस फर्स्ट, सेकेंड है कटफिसस सेकेंड, थर्ड है कनिष्क एवं फोर्थ है हुविस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटफिसस सेकेंड ने संपूर्ण विश्व का स्वामी नामक उपाधि धारण की थी। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो थे कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। और जो इसके वास्तविक संस्थापक थे वो कनिष्क थे। कनिष्क जो है इस कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और कुषाण वंश ने ही सोने के जो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के थे वो चलवाए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि सोने के जो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के थे वो किसने चलवाए थे? तो कुषाण वंश ने चलवाए थे। कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ थीं, एक थी पुरुषपुर और एक थी मथुरा। और कनिष्क ने ही गद्दी पर बैठने से पहले एक संवत चलवाया था जो शक संवत था। शक संवत था जो 78 ईस्वी में चलवाया था, और इसे ही भारत ने इसे ही प्रयोग किया है। जो साल का जो फर्स्ट महीना होता है वो चैत्र होता है। ये क्वेश्चन यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साल का जो फर्स्ट महीना होता है कौन सा होता है? तो वो चैत्र होता है, इसी शक संवत के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ज्ञात नहीं थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकेंड है सोना, थर्ड है तांबा एवं फोर्थ है चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लोहा धातु थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसकी पहचान नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तथा इसे मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है, मेलुहा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है हड़प्पा सभ्यता की, वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सभ्यता के विकास का वर्णन करने में इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लेखन, सेकेंड है आग की खोज, थर्ड है कृषि एवं फोर्थ है इंटरनेट का उपयोग। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके विकास का वर्णन करने में इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कृषि प्रधान सभ्यता थी। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें ग्रामीण मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, ये नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा पालक के शासनकाल के दौरान प्राचीन शहर उज्जैनी में घटित हुआ था? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है मृच्छकटिकम, सेकेंड है रघुवंश, थर्ड है श्री आदिकाल एवं फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? झेलम और चिनाब नदियों के बीच के जो राज्य का शासक था वो कौन था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर महान, सेकेंड है डेरियस तृतीय, थर्ड है राजा पोरस एवं फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक था वो राजा पोरस था। और जो सिकंदर और राजा पोरस का जो महान युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो झेलम या इसे वितस्ता कहा जाता है, वितस्ता नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आलमगीरपुर, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड है रंगपुर एवं फोर्थ है मोहनजोदाड़ो। इसमें लिखा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और जो रंगपुर है ये मादर नदी के किनारे है। और ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। और जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर है। और ये पाकिस्तान में है। जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के किनारे है। और ये कहाँ पर है? यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। ये यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हड़प्पा की खोज थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरिहर, सेकेंड है देवराय, थर्ड है कृष्णदेवराय, फोर्थ है बुक्का। जो अमुक्तमाल्यदा पुस्तक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत ही अच्छी है। इसकी जो रचना है वो कृष्णदेवराय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तंजावुर के चोल राजवंश में सबसे महान चोल राजा थे? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पारंतक, सेकंड है राजराजा फर्स्ट, थर्ड है राजेंद्र फर्स्ट, फोर्थ है कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो तंजावुर के चोल राजवंश में सबसे प्रतापी राजा थे वो राजराजा फर्स्ट थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति यानी कांस्य की थी वो पाई गई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सेकेंड है सिंधु घाटी सभ्यता, थर्ड है फारसी की सभ्यता या फारस की सभ्यता, फोर्थ है मिस्र की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। जो नृत्य करती हुई लड़की है वो मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो पूछ देता है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी? वो गेहूं और जौ थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऐत्रेय उपनिषद से, सेकंड है मुंडक उपनिषद से, थर्ड है अध्यात्म उपनिषद से एवं फोर्थ है प्रश्न उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। जो ऐत्रेय उपनिषद है वो किसका है? वो ऋग्वेद का उपनिषद है। और एक और जो उपनिषद है कौशितकी, वो भी ऋग्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद के दो उपनिषद हैं तैत्तिरीय एवं शतपथ। ये शतपथ ब्राह्मण है, ये बहुत ही पूछा जाता है जो शतपथ उपनिषद है। और जो सामवेद का है वो केवल पंचविश है। और अथर्ववेद के जो उपनिषद है उसको गोपथ उपनिषद कहा जाता है। ये एक एक करके पूछा भी जा सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, चार मठ श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी की स्थापना किसने की थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है रामानुज, सेकेंड है अशोक, थर्ड है शंकराचार्य एवं फोर्थ है माधव विद्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चार मठ थे श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, इसकी स्थापना अशोक ने की थी। जो पुरी है उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदर कौन सा था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कल्याण, सेकेंड है ताम्रलिप्ति, थर्ड है सोपारा एवं फोर्थ है बरोज या भड़ोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे प्राचीन ज्ञात रचना है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पुराण, सेकेंड है ऋग्वेद, थर्ड है सामवेद एवं फोर्थ है राजतरंगिणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीनतम ज्ञात रचना है वो ऋग्वेद है। जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है? वो 18 है। जो वेदों की संख्या वो कितनी है? 4 है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्राचीन लौह युग किससे जुड़ा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ग्रे मिट्टी के बर्तन से, सेकेंड है काले और लाल मिट्टी के बर्तन से, थर्ड है गेरू रंग के बर्तन से एवं फोर्थ है उत्तरी काले पॉलिश मिट्टी के बर्तन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे मिट्टी के बर्तन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक ने मिशनरियों को कहाँ भेजा था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चीन और कश्मीर, सेकेंड है तिब्बत और सीलोन, थर्ड है तिब्बत और चीन, फोर्थ है कश्मीर और सीलोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत और सीलोन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य, सेकेंड है गुप्त, थर्ड है कुषाण एवं फोर्थ है कण्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो इससे भी पुराना है, सबसे पुराना जो है हर्यक वंश है। हर्यक वंश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्नौज के यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजतरंगिणी, सेकेंड है गौड़वाहो, थर्ड है मालविकाग्निमित्रम, फोर्थ है इस उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़वाहो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सुशर्मन, सेकेंड है विष्णुशर्मा, थर्ड है वासुदेव एवं फोर्थ है वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कण्व वंश के संस्थापक थे वह वासुदेव थे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21 है, विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धर्मपाल, सेकेंड है गोपाल, थर्ड है नागपाल एवं फोर्थ है महिपाल। तो जो पाल वंश के संस्थापक थे वो गोपाल थे। जो विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त साम्राज्य की बाघ चित्रकला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकेंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़ एवं फोर्थ है महाराष्ट्र। यानी जो गुप्त साम्राज्य की बाघ चित्रकला है वो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नागानंद नाटक किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में लिखा था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, सेकेंड है हर्षवर्धन, थर्ड है चंद्रगुप्त द्वितीय एवं फोर्थ है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, एक तो नागानंद है, एक प्रियदर्शिका थी, और एक रत्नावली। हर्ष ने इन तीनों नाटक की रचना संस्कृत में की थी और इनके जो राज्य में एक प्रसिद्ध लेखक थे वो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी एवं हर्षचरित्र लिखी थी और हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली की रचना संस्कृत भाषा में की थी। इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन था? वो था हुएनसांग। हुएनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? सीयू की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सीयू की है ये भी पूछी गई है और जो हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे ये भी पूछा गया है। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिष पर आधारित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रोमक सिद्धांत, सेकेंड आर्यभट्टीय, थर्ड है होरा शास्त्र एवं फोर्थ है ब्रह्मशास्त्र या ब्रह्माशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो होरा शास्त्र है ये ज्योतिष पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा वेद जादुई स्रोत या मंत्रों से संबंधित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड है सामवेद, थर्ड है अथर्ववेद एवं फोर्थ है यजुर्वेद। यानी जादुई स्रोत एवं मंत्रों से संबंधित जो वेद है वो अथर्ववेद है और जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। जो संगीत पर आधारित वेद है वो सामवेद है। जो गद्य और पद्य ये पूछा जाता है, गद्य एवं पद्य दोनों पर आधारित वेद जो है वो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हरिहर राय प्रथम जिन्होंने 1336 से 1356 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया किस वंश से संबंधित थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है संगम वंश से, सेकेंड है सुलु वंश से, थर्ड है तुलु वंश से एवं फोर्थ है अरविडू वंश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने 1336 से 1356 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया और ये संगम वंश के थे, संगम वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु नरसा जिसने 1491 से 1503 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, वह किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा संगम वंश, सेकेंड है राजवंश सुलु वंश, थर्ड है तुलु वंश एवं फोर्थ है अरविडो वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो तुलुआ नरसा राजा थे वो तुलु राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, सेकेंड है मुंडकोपनिषद, थर्ड है कठोपनिषद एवं फोर्थ है केनोपनिषद। यानी किस उपनिषद में नचिकेता और यम नचिकेता का संवाद उल्लिखित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। और जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्षिण भारतीय साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण भारत में प्राचीन भारतीय लेखन 4 द्रविड़ भाषाओं में लिखे गए थे, जिन्होंने अपनी स्वयं की लिपि और साहित्य विकसित किया। ये हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। सेकेंड ऑप्शन है तमिल सबसे प्राचीन है, जिसका साहित्य ईसाई युग की शुरुआती शताब्दियों का है। यह अलग अलग समय में आयोजित 3 संगमों के दौरान विकसित हुआ, यानी कवियों और लेखकों की सभाओं के दौरान विकसित हुआ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकेंड है 18, थर्ड है 24 एवं फोर्थ है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अंग, सेकेंड है मगध, थर्ड है वज्जी एवं फोर्थ है काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो प्राचीन भारत में निम्नलिखित महाजनपदों में किसकी राजधानी चंपा थी? तो वो वज्जी की राजधानी चंपा थी। 1 सेकेंड, हमने गलत टिक लगा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो अंग की राजधानी है वो चंपा थी, मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। और जो वज्जी थी, 1 सेकेंड, वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। और जो काशी थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 32 है, सातवाहन वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरावली के दक्षिण में, सेकेंड है विंध्य के दक्षिण में, थर्ड है सतपुड़ा के दक्षिण में और फोर्थ है सतमोला के दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा काल से, सेकेंड है मौर्य काल से, थर्ड है बौद्ध काल से और फोर्थ है गुप्त काल से। यानी जो अजंता की चित्रकला है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? फर्स्ट पॉइंट है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सेकेंड पॉइंट है तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर और उसके आदमियों का स्वागत किया था।
थर्ड है सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, सभी सही हैं। सेकंड है केवल एक और थर्ड सही हैं। थर्ड है केवल एक और दो सही हैं। और फोर्थ है 2 और 3 सही हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर और उसके आदमियों का स्वागत किया, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है सिकंदर की मृत्यु जो है 332 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इसका गलत पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जो सिकंदर की मृत्यु है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, जब वह भारत से वापस जा रहा था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिकंदर का सेनापति था वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरियाकस, और एक और था सेलुकस निकेटर। इसमें एक ये क्वेश्चन पूछ देता कि कौन सा जल सेनापति था और कौन सा थल सेनापति था। तो जो जल सेनापति था वो निरियाकस था, और जो थल सेनापति था वो सेलुकस निकेटर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड है समुद्रगुप्त, थर्ड है विक्रमादित्य एवं फोर्थ है स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राज दरबार में एक लेखक रहता था जिसका नाम था हरिसेठ। हरिसेठ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेठ ने समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो लिखी हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा था समुद्रगुप्त से कि जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? वो समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर वीणा वादन। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये किसका उपासक था? तो ये विष्णु का उपासक था, विष्णु जी का उपासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख कहाँ किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है थला वैपुरम ताम्रपात्रों में, सेकेंड है उत्तरामेरु शिलालेख में, थर्ड है कुडुमिया मलाई शिलालेख में, एवं फोर्थ है कासदुडी ताम्रपात्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थला वैपुरम ताम्रपात्रों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है होयसल द्वार समुद्रम, सेकेंड है काकतीय वारंगल, एवं थर्ड है पल्लव देवगिरी, एवं फोर्थ है चालुक्य कल्याणी। यानी इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें राज्य और राजधानी दे रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो होयसल की राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, ये बिल्कुल सही है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, ये भी सही है। और जो पल्लव की राजधानी थी वो देवगिरी ना होके कांची थी। और जो चालुक्य की राजधानी थी वो कल्याणी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सोमवेद संहिता भारतीय संगीत की उत्पत्ति,
सेकेंड है अथर्ववेद संहिता भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति। थर्ड है ऋग्वेद संहिता सबसे प्रारंभिक गद्य। एवं फोर्थ है यजुर्वेद संहिता अनुष्ठानों की उत्पत्ति। तो इसमें दे रखा है जो सामवेद संहिता है वो भारतीय संगीत की उत्पत्ति है, तो बिल्कुल सही है। और जो अथर्ववेद संहिता है भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति, ये भी बिल्कुल सही है। और जो ऋग्वेद संहिता सबसे प्रारंभिक गद्य, ये गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। जो यजुर्वेद संहिता है वो अनुष्ठानों की उत्पत्ति, ये भी बिल्कुल सही है। यज्ञ वगैरह जो अनुष्ठान होते हैं वो यजुर्वेद में होते हैं। और जो टोना जादू टोना हो गया, चिकित्सा की उत्पत्ति हो गई, वो अथर्ववेद में हुआ है। और जो संगीत के लिए फेमस है वो सामवेद फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वारंगल, सेकेंड है नागलपुरा, थर्ड है उदयगिरी एवं फोर्थ है चंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नागलपुरा है उसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दंतीदुर्ग, सेकेंड है अमोघवर्ष फर्स्ट, थर्ड है कृष्ण फर्स्ट एवं फोर्थ है वत्सराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरिशेन ने, सेकेंड है महासेना ने, थर्ड है वीर सेना ने और फोर्थ है विष्णु सेना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चोल राष्ट्रकूट और यादव के बीच, सेकेंड है चालुक्य पल्लव और पांड्य के बीच, थर्ड है चोल पांड्य और चालुक्य, फोर्थ है चालुक्य पल्लव और यादव। यानी 8वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय सत्ता संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य पल्लव और पांड्य के बीच। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। सतलुज गलत लिखा है, सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अस्किनी, सेकेंड है वितस्ता, थर्ड है सतुद्री एवं फोर्थ है परशुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सतलुज नदी का नाम है वो सतुद्री है। वितस्ता झेलम को कहते हैं, अस्किनी चिनाब को कहते हैं, जो परशुड़ी और रावी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। हेराक्लीज की बेटी पांडला द्वारा पांड्य साम्राज्य के शासन पर ग्रंथ किसने दिया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मेगस्थनीज, सेकेंड है कौटिल्य, थर्ड है बाणभट्ट एवं फोर्थ है कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास, सॉरी मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका वो बहुत ही फेमस है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। जो कौटिल्य की है वो अर्थशास्त्र है। और जो बाणभट्ट की है वो कादम्बरी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो कालिदास की है वो रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सारी ही कालिदास जी की हैं, फेमस पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन के प्रशासन और कन्नौज के दरबारी जीवन पर टिप्पणियाँ लिखी हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अलबरूनी, सेकेंड है फाहियान, थर्ड है हुएनसांग एवं फोर्थ है इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हुएनसांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने सी युगी लिखी है। जो फाहियान ने फोक्यूकी लिखी है, जो अलबरूनी की है, अलबरूनी को तो
अलबरूनी ने 2 किताबें लिखी थी, किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। फाहियानी ने फोकी लिखी है। इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था, पूछा जाता है ये कहाँ से आया था। ये मोरक्को से आया था। किस सन में आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी है रेहला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। अभिकथन है इसमें, कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। कारण है इसका, यह काल व्यापार के उत्कर्ष से चिन्हित था। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है, ए सत्य असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो बिल्कुल सही है। यह काल व्यापार के उत्कर्ष को से चिन्हित है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें रेशम का बहुत व्यापार हुआ था, इस वजह से फेमस है। कनिष्क के काल में, इसके राज्यकाल में चरक रहते थे जो राज्यवैद्य थे। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बुक लिखी है चरक संहिता, ये पेट में पूछी गई थी चरक संहिता, और आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाती है। चरक संहिता चरक ने लिखी थी। और इनके दरबार में एक और लेखक रहते थे, अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और एक और लेखक रहते थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन, उन्होंने माध्यमिक सूत्र की भी रचना की थी। तो इनका कनिष्क का काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके राज्य में काफ़ी अच्छे अच्छे लेखक रहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुरल किसने लिखा था जो जीवन और धर्म के कई पहलुओं पर कविता के माध्यम से चर्चा करता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भर्तृहरि, सेकेंड है बाणभट्ट, थर्ड है माघ, फोर्थ है तिरुवल्लुवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकेंड है चंद्रगुप्त सेकेंड, थर्ड है समुद्रगुप्त एवं फोर्थ है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। जो सबसे बार हुडो को हराया था वो किसने हराया था सबसे ज़्यादा बार? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दर्शन की वह प्रणाली जिसके साथ कपिल का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सेकेंड है सांख्य, थर्ड है न्याय एवं फोर्थ है उत्तर मीमांसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। जो न्याय के साथ जुड़े हैं वो गौतम है, जो पूर्व मीमांसा के साथ जुड़े हैं वो जैमिनी है, और जो उत्तर मीमांसा के साथ जुड़े हैं वो बद्रायण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक एक करके पूछ लेता है। न्याय के साथ कौन संबंधित हैं, या पूर्व मीमांसा किसने लिखी है, उत्तर मीमांसा किसने लिखी है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूछी जाती है वैशेषिक। वैशेषिक है, ये किसने लिखी है? ये कणाद ने लिखी है, कणाद। और योग जो है, योग से कौन जुड़ा है? तो योग से पतंजलि जुड़े हैं। और एक और है
चारवाक किसने लिखा है? तो वो तो चारवाक को चारवाक ने ही लिखा है। तो ये तो बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद एवं फोर्थ है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी में का हिस्सा नहीं है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है। सही विकल्प चुने। इसका फर्स्ट पॉइंट है धर्मपाल पाल साम्राज्य के संस्थापक थे। सेकेंड है मिहिर भोज प्रतिहार वंश से संबंधित थे। थर्ड है मिहिर भोज भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2, सेकेंड है 1 और 3, थर्ड है 2, फोर्थ है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें केवल दूसरा वाला ऑप्शन सही है। जो पाल साम्राज्य के संस्थापक थे वो गोपाल थे। और जो सेकेंड है मिहिर भोज प्रतिहार वंश के संस्थापक थे ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिंबिसार, सेकेंड है अजातशत्रु, थर्ड है उदयन एवं फोर्थ है कनिष्क। यानी जो पाटलिपुत्र का संस्थापक था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। और जो बिंबिसार था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और जो अजातशत्रु था ये बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। कनिष्क जो थे इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सिंधु और झेलम, सेकेंड है झेलम और रावी, थर्ड है व्यास और सिंधु, फोर्थ है सतलुज और सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ये इस समय कहाँ? इस समय ये पाकिस्तान में है। और विश्व का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। जो बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना वो कौन था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकेंड है अजातशत्रु, थर्ड है वासुदेव, फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? पाणिनि की अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में व्याकरण की पुस्तक सूत्र में लेखन की इस उत्कृष्ट कला की अंतिम परिणति है जिसमें प्रत्येक अध्याय ठीक से आपस में गुथा हुआ है। सेकेंड है ब्राह्मण समाज की वैदिक जाति व्यवस्था को विस्तृत रूप से बताते हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, सेकेंड है केवल 2, थर्ड है केवल 1, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें केवल दूसरा वाला सही है। ब्राह्मण समाज की जो वैदिक जाति व्यवस्था को विस्तृत रूप से बताते हैं। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है इसमें मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। चोल साम्राज्य को, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मंडलम नाडु कुर्रम में विभाजित किया गया था। वो किसने किया था? वलनाडु ने। सेकेंड ऑप्शन है मंडलम नाडु मलखंडम आवंती, थर्ड है मंडलम भूमि आवंती वलानाडु,
एवं फोर्थ है मंडलम नाडु कुर्रम मालखंडम, यानी जो चोल साम्राज्य को, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें छूट गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, राग की पुस्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद को, सेकंड है सामवेद को, थर्ड है अथर्ववेद को, और फोर्थ है यजुर्वेद को। यानी राग की पुस्तक, इसका मतलब है संगीत, संगीत से जो रिलेटेड है वो कौन सा है? तो सामवेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, वह वेद जो आंशिक रूप से गद्यात्मक कृति है वह कौन सा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अथर्ववेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद, एवं फोर्थ है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह वेद जो आंशिक रूप से गद्यात्मक कृति है वह है यजुर्वेद, क्योंकि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के त्याग को दर्शाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कमल, सेकंड है बैल, थर्ड है हाथी, एवं फोर्थ है घोड़ा। तो जो कमल है ये गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है, कभी कमल या सांड दो दे सकता है प्रतीक में, और जो अच्छा ये भी है बैल जो है ये भी जन्म को ही दर्शाता है, और जो गृह त्याग को दर्शाता है वो घोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है। जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और जो गौतम का महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आप लोगों को आज की ये क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।